नमस्कार, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ द वीक। जी हाँ, पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, 19th G20 समिट होने वाला है ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो शहर में। ये समिट 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच में होगा। ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समिट में बड़े-बड़े देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अबाउट 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इस समिट का मेंबर है। G20 समिट बहुत इंपॉर्टेंट समिट होता है, एक मल्टी पोलर ग्रुप है जो कि समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। G20 समिट की अगर हम बात करें तो 2023 का समिट इंडिया में हुआ था। और इंडिया में कहाँ हुआ था? तो ये G20 समिट इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम यहाँ से निकल के आया था G20 समिट में, क्योंकि G20 समिट में अब टोटल हो गए हैं G21 मेंबर, क्योंकि G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है। तो अभी तक G20 समिट में कितने कंट्री थे? 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन था। और अब क्या हो गया है? अब G20 समिट में 19 कंट्रीज, एक यूरोपियन यूनियन के साथ साथ एक अफ्रीकन यूनियन भी हो गया है। देखिए, अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज हैं, तो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बन गया है G20 समिट, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G20 समिट में कुछ परमानेंट मेंबर हैं और कुछ टेम्पोररी मेंबर भी हैं। G20 समिट में टोटल कौन मेंबर है, जरा जान लेते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप याद रख सकते हो G20 के मेंबर्स। तो चलिए याद करते हैं। देखिए, G20 में हम सभी इंपॉर्टेंट कंट्री को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप अफ्रीका को देखेंगे तो अफ्रीका में मोस्ट इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका, जो कि इसका मेंबर है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं, चलिए अफ्रीका देख लिया, अब ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हो गया इसका मेंबर। उसके अलावा अगर हम देखते हैं अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, तो उसमें कौन इंपॉर्टेंट मेंबर है? तो साउथ अमेरिका में इंपॉर्टेंट कंट्री है, नाम बताएं जिनकी जनरली आप सुनते होंगे, जैसे कि ब्राज़ील। ब्राज़ील का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये है इसके G20 के मेंबर। ठीक है, तो जो भी फेमस कंट्री है ना, उसका नाम आप याद रखो, आपको याद रखना है वो G20 के मेंबर हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? अफ्रीका में होंगे साउथ अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। अब हम लोग देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन है? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको। यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कंट्री हो गए। नॉर्थ अमेरिका में 3 इंपॉर्टेंट है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा कॉन्टिनेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, वो है यूरोप। ठीक है, यूरोप के कॉन्टिनेंट में आप कौन सी कंट्री का सबसे ज्यादा नाम सुनते हो? ऑफकोर्स ब्रिटेन। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम, यूके हो गया इसका मेंबर, पहला। दूसरा, फ्रांस का नाम आपने सुना होगा, दूसरा हो गया। तीसरा, आपने इटली का नाम सुना होगा, तीसरा हो गया। जर्मनी का नाम सुना होगा, चौथा हो गया। और एक पूरा ग्रुप है जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये है आपका यूरोप का। यूरोप में एक और इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है, उसका भी नाम हम याद करेंगे। देखिए, ट्रिक है उसके लिए, जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है वो उसमें आता है। तो जैसे टर्की यूरोप में है लेकिन मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, तो याद रखिएगा टर्की को। उसके अलावा और कौन सा मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है जिसका नाम आपको हमेशा सुनने को मिलता है? वो है सऊदी अरब। तो सऊदी अरेबिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, उसके अलावा एक और मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, वो है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया इसका मेंबर है। इस तरह से आप याद रखेंगे। तो आपने क्या याद रखा? आपने देखा अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। और यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्री है? वो है जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूरोपियन यूनियन, इटली। ठीक है, और एक है। ठीक है, तो ये सारी कंट्री हो गई। अब हम लोग मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री देख रहे हैं, तो उसमें नाम आएगा टर्की, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया। ये ट्रिक है, याद करने का एक तरीका है। उसके अलावा हम देख लेते हैं एशिया को। एशिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एशिया में कौन सा बहुत अच्छा कंट्री है? ऑफकोर्स हमारा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया याद रखेंगे। इंडिया के अलावा चाइना का नाम आप सुने होंगे, जापान का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इंडिया, चाइना, जापान, रशिया का नाम सुने होंगे, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये कंट्रीज है। तो ये है टोटल 19 कंट्रीज। तो यूरोपियन यूनियन को मिलाकर हो गया 20 और अफ्रीकन यूनियन को मिलाकर हो जाएगा 21। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 मेंबर कंट्री है। तो अब जो G20 ग्रुप है वो बहुत ही बड़ा ग्रुप है और इसका कंट्रीब्यूशन भी 85% के अबाउट जीडीपी में है। G20 समिट होने वाला है 18 और 19 नवंबर को, और इस समिट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं, तो हम लोग इससे जुड़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। COP29 समिट भी होने वाला है 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में। COP29 समिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो समिट है जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड एक्शन लेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड के लिए। COP29 समिट जो है वो एनुअल समिट होता है और इसे कंडक्ट करती है यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज।
ये इस बार होने वाला है बाकू अजरबैजान शहर में। ठीक है, बाकू कहाँ है? अजरबैजान का कैपिटल है। ये पूरा कॉन्फ्रेंस को क्या कहते हैं? COP29 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। COP29 समिट जो है वो एक रेटिफाइड ट्रीटी है, मतलब बहुत सारी जो कंट्रीज है उसने डिसाइड किया है कि वो मिलकर क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शन लेंगे और प्रॉपर इसमें ट्रीटी साइन की गई है ताकि हम लोग क्लाइमेट को बचा सकें। तालिबान पहली बार COP29 समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि तालिबान अभी तक COP29 समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। COP29 का गोल क्या है? तो गोल है, इस बार का गोल है क्लाइमेट फिनांसिंग को बढ़ाना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फिनांस करने की आवश्यकता है। तो क्लाइमेट फिनांसिंग पे फोकस किया जा रहा है और ये भी फोकस किया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जाए डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है, तो COP29 का गोल क्या है? टू इंक्रीज क्लाइमेट फिनांसिंग टू $1 ट्रिलियन पर ईयर। ठीक है, तो उस पर काम होगा। देखते हैं और भी क्या रिजल्ट आते हैं COP29 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, COP29 समिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ है। क्या हुआ है देखिए, COP29 समिट में एक कंट्री ने विड्रॉ कर लिया है। वो कंट्री है पापुआ न्यू गिनिया। ये जो कंट्री है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। यहाँ पे मैप में आपको दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में है पापुआ न्यू गिनिया। ये कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड कंट्री है, लेकिन वो डिससेटिस्फाई है COP29 समिट से और उसने डिसीजन लिया है कि वो विड्रॉ करेगा। ये एक बड़ी न्यूज़ है। पापुआ न्यू गिनिया पुल आउट कर रहा है COP29 से क्योंकि उसका मानना है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। COP29 समिट जो होनी है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए वो विड्रॉ कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ चुकी है और इसमें जो टॉप है वो है MIT। MIT अमेरिका का बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है और वो टॉप किया है। ये इंपीरियल कॉलेज लंदन की पोजीशन इम्प्रूव हुई है, वो 6 टू 2nd पोजीशन पे आ गई है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो 3rd रैंक पे है। ये तो वर्ल्ड रैंकिंग है। चलिए देखते हैं इंडिया में क्या हुआ है। तो देखिए, अगर हम टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया की बात करें तो IIT दिल्ली 44th रैंक पे आई है। इंडिया की ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और QS वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया की कौन सी इंस्टीट्यूट टॉप पे आई है? वो है IIT दिल्ली। पिछले साल IIT बॉम्बे टॉप पे थी और इस बार IIT दिल्ली है। ध्यान रखें, ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये 2025 की रैंकिंग है। ठीक है, ये एक साल आगे की रैंकिंग निकालता है, क्योंकि आपसे सवाल एग्जाम में आएगा 2024 में कौन टॉप किया था, तो वो था IIT बॉम्बे, लेकिन 2025 में कौन टॉप किया है? वो है IIT दिल्ली। IIT बॉम्बे ने 2nd प्लेस पे आया IIT बॉम्बे और इसकी रैंकिंग क्या है? तो इसने 48th रैंक होल्ड किया है। 3rd पे है IIT मद्रास 56th रैंक, IIT खड़गपुर 68th रैंक और IIT कानपुर 67th रैंक। मिलिट्री एक्सरसाइज देखते हैं। अस्ट्रा हिंद, यानी कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3rd एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज है जो कि अभी हाल में पुणे में हुआ है। पुणे महाराष्ट्र में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। ये एक आर्मी बेस्ड एक्सरसाइज है जिसका नाम है अस्ट्रा हिंद, जो कि ऑस्ट्रेलिया और हिंद यानी कि इंडिया के बीच में है। पूर्वी प्रहार एक अलग इम्पॉर्टेंट ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ये 10 डे एक्सरसाइज था जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ध्यान रखें, पूर्वी प्रहार जो कि एक नेशनल लेवल एक्सरसाइज है, कोई भी इंटरनेशनल कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन नेशनल कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि अभी हाल में अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया है। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। देखिए, MD हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के न्यू प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इंडिया में जो भी कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं। तो फिक्की के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? MD हर्षवर्धन अग्रवाल। इन्होंने सक्सीड किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप CEO अनीश शाह को और ये बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट। हर्षवर्धन अग्रवाल जो है वो इमामी ग्रुप के CEO है, हेड हैं। इन्होंने इमामी ग्रुप को फाउंड किया था जो कि एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये कंपनी किस प्रोडक्ट पे काम करती है? तो देखिए, ये कंपनी जो है वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे काम करती है। यहाँ पे मेंशन है ये चीज़, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो तैयाब इकराम जो कि पाकिस्तान से हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। जी हाँ, ये प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के।
न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो है नवी राम गुलाम। इन्हें थर्ड स्टिंट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस अपॉइंट किया गया है। ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं मॉरिशस के। ये है कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया गया है 11 नवंबर को। ये दिन मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में। ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनकी याद में हैप्पी नेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है 11 नवंबर को। आज़ाद सर्व्ड एज एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 2 फरवरी 1958। तो ये आज़ादी के बाद इंडिया के न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बने और इन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। अगर हम थीम की बात करते हैं 2024 का क्या थीम था? एम्पावरिंग द फ्यूचर थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये थीम है नेशनल एजुकेशन डे का। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो ये बनाया गया है नवंबर 10 को और ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है साइंस के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। अगर हम थीम की बात करते हैं तो थीम है वाई साइंस मैटर्स, इंगेजिंग माइंड एंड एम्पावरिंग फ्यूचर। क्योंकि साइंस मैटर अलॉट फॉर ऑल ऑफ अस, सो दैट्स वाई थीम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वाई साइंस मैटर्स, इंगेजिंग माइंड्स एंड एम्पावरिंग फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड काइंडनेस डे 30 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम है मेक काइंडनेस द नॉर्म। जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया गया 15 नवंबर को और ये दिन मनाया जाता है बिरसा मुंडा की याद में। बिरसा मुंडा कौन है? तो उन्हें भगवान माना जाता है ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। ये एक रिवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉलोनियल रूल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इनके पहल से बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं, जैसे संथाल, तमार, कोल, भील, खासीस एंड मिजूस। ठीक है, तो जनजातीय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बिरसा मुंडा की याद में। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को मनाया जाता है। ये निमोनिया डे निमोनिया बीमारी के अगेंस्ट मनाया जाता है ताकि लोग अवेयर हों इस बीमारी के अगेंस्ट। ये बीमारी जो है वो इफ़ेक्ट करता है लंग्स को और हमारी पूरी ब्रीथिंग सिस्टम को। निमोनिया डे 2009 से बनाया गया है और इस बार का थीम क्या है? एवरी ब्रेथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ। इनॉग्रेशन ऑफ एम्स दरभंगा। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है एम्स दरभंगा बिहार में। वो बिहार विजिट पे आए थे जिसमें उन्होंने ये बहुत ही बड़ा काम किया है, एम्स दरभंगा इनोग्रेट किया है। देखिए ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें आयुष ब्लॉक होंगे, मेडिकल कॉलेज होंगे, नर्सिंग कॉलेज होंगे, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी इन बिहार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है 8 नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का, जिसमें कंस्ट्रक्ट किया जाएगा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट रामनगर से रोसेरा, बिहार के वेस्ट बंगाल बॉर्डर से मनिहारी सेक्शन और हाजीपुर से बछवाड़ा, महनार और मोयोदीन नगर, सरवान चक्काई सेक्शन में भी काम होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिहार से रिलेटेड। न्यू डी सिप्स बैंक। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डी सिप्स बैंक की कैटेगरी में रखा है। डी सिप्स यानी डोमेस्टिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। ये जो बैंक है वो इंटरकनेक्टेड है और अगर ये बैंक फेल हो जाएंगे तो पूरा इकनॉमी फेल हो जाएगा इंडिया का, क्योंकि ये बैंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं इंडियन इकॉनमी में और इसलिए डी सिप टाइटल आरबीआई ने इन्हें दिया है। कौन कौन सी बैंक है वो? तो पहले तो है एचडीएफसी, फिर है एसबीआई और फिर है आईसीआई बैंक। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये बैंक फेल हो जाएगी तो पूरी इकॉनमी फ्लॉप हो जाएगी। जी हाँ, पूरी इकॉनमी खराब हो जाएगी इंडिया की। तो क्योंकि ये मिरर है इंडियन इकॉनमी के लिए, इसलिए इनको डीसी बैंक की कैटेगरी में रखा गया है, यानी डोमेस्टिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। फर्स्ट CO2 मिथेनॉल प्लांट। पहला CO2 मिथेनॉल प्लांट सेटअप किया गया है विंध्याचल मध्य प्रदेश में। ये प्लांट लॉन्च किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। इसका एम है कार्बन इमिशन को कम करना। ठीक है, तो क्योंकि पहला CO2 मेथनॉल प्लांट है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये कार्बन इमिशन को कम करने के लिए किया जा रहा है। कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? विंध्याचल मध्य प्रदेश में।
न्यू फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर म्यूजियम सेटअप किया गया है झारखंड में, और इसका इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ये इनॉग्रेशन वर्चुअली किया गया है, ठीक है, मतलब खुद प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे नहीं थे, उन्होंने वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया है। कौन सा 2 न्यू म्यूजियम है जो सेटअप किया गया है झारखंड में? एक है राजा शंकर शाह और दूसरा है रघुनाथ शाह फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ध्यान रखें, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। तो FIH हॉकी स्टार अवार्ड दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह ने जीता है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, और वही PR श्रीजेश ने गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता है। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इंडियन प्लेयर की। FIH हॉकी स्टार अवार्ड एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसमें 2 इंडियन प्लेयर को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए डिटेल में देखते हैं। देखिए, प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है मेन में हरमनप्रीत सिंह, जो कि इंडिया के हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर। और अगर हम विमेन की बात करें तो नेदरलैंड की ईबी जेंसेन को दिया गया है ये अवार्ड। गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है मेन में PR श्रीजेश को, जो कि इंडिया के हैं। और वही अगर हम विमेन की बात करें तो ये दिया गया है ये जियो, जो कि चाइना की हैं। तो ये FIH हॉकी स्टार अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है मेन में सुफियान खान, जो कि सुफियान खान पाकिस्तान से हैं। वही अगर हम विमेन की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है ज्यू जयाज, जो कि अर्जेंटीना की हैं। कोच ऑफ द ईयर अवार्ड देख लेते तो मेन में जोरियन डेल्मी को दिया गया है, ये नेदरलैंड के हैं। और विमेन में दिया गया है एलिसन एनैन को, जो कि चाइना की हैं। तो नेदरलैंड से कौन है? जोरियन डेल्मी, और चाइना की एलिसन एनैन को दिया गया है कोच ऑफ द ईयर अवार्ड। यह इंपॉर्टेंट स्पोर्ट न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, पंकज अडवाणी ने जीता है ये अवार्ड। ये वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट इंडिया की। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, पंकज अडवाणी ने 26th IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है, और इन्होंने हराया है सौरभ कोठारी को फाइनल में। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो, कोई भी शिकायत है तो ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जल्द से जल्द स्टडी विथ रश्मि चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू।